गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मध्यकालीन भारत से मुग़ल सल्तनत से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के अवश्य देखें। आपसे एक गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा प्रयास सफल हो रहा है। जिसमें से प्रश्न है, इस प्रश्न में दो कथन हैं, कथन 1 और कथन 2। आपको इन दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर प्रश्न का उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर पहला कथन है कि जहांदार शाह के शासनकाल का शीघ्र ही जनवरी 1713 ईस्वी में समापन हो गया। दूसरा है, उसे उसके भतीजे फर्रुख सियर ने आगरा में बनाया। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोनों कथन सत्य है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। एक्सप्लेनेशन में इसी प्रश्न को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध में अपने तीनों भाइयों को पराजित कर जहांदार शाह शासक बना। 1713 ईस्वी में जहांदार शाह के भतीजे फर्रुख सियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयर बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या कर दी। मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कौन से कथन सही हैं उसे हमें बताना है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है। पहला है कि इनके एशियाई देशों के साथ समानता के संबंध थे। दूसरा, इन्होंने भारत के व्यापारिक हितों को साधने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया। चर्चा करते हैं। तो मुगलों की विदेश नीति की विशेषता थी, उन्होंने उस समय के प्रमुख एशियाई देशों के साथ समानता के संबंधों को बनाए रखा था। इसी प्रश्न का अगला फैक्ट है, मुगलों ने अपनी विदेश नीति का इस्तेमाल भारत के व्यापारिक हितों को साधने के लिए किया था। उस समय काबुल और कांधार एशिया के 2 प्रमुख व्यापारिक द्वार थे। तो याद रखना है, उस समय के 2 व्यापारिक द्वार कौन कौन से थे। तो क्षेत्र का नाम है काबुल और कांधार। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ पर फिर से हमें सही कथन को बताना है। तो बोला गया है कि 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। पहला कथन है, यह एक खास पत्र होती थी। दूसरा, इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती थी। तीसरा है कि मुद्रा विनिमय में शामिल सर्राफ खानगी बैंकों का काम भी करते थे। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हुंडी के संदर्भ में क्या कहा गया है। तो मुगल काल में हुंडी वित्तीय लेन देन का एक माध्यम थी, जो एक साख पत्र होती थी। फिर है कि हुंडी में अक्सर बीमे की राशि भी शामिल होती थी, जो बीमे की दर, माल के मूल्य एवं उनकी ढुलाई पद्धति पर निर्धारित की जाती थी। अगला है कि मुद्रा का विनिमय करने वाले सर्राफ हुंडियों के कारोबार के विशेषज्ञ थे। इस प्रक्रिया से यह खानगी बैंकों का भी काम करते थे। अगला प्रश्न है कि अकबर के युद्ध अभियान के संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ फिर से हमें सही कथन को बताना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उपर्युक्त सभी कथन सही है। पहला है कि गुजरात विजय उत्तर भारत की विजयों में सबसे महत्वपूर्ण थी। दूसरा है कि अकबर ने मध्य भारत और अफगानिस्तान में कांधार को जीत लिया। तीसरा है कि दक्षिण भारत में अहमदनगर राज्य के विरुद्ध 8 साल तक अभियान चलाया। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। उत्तर भारत में गुजरात की विजय उसकी महत्वपूर्ण विजयों में से एक थी। गुजरात विजय से अरब और यूरोप से होने वाले व्यापार का लाभ अब मुगलों को मिलने लगा। अगला फैक्ट है कि सन 1595 ईस्वी तक अकबर कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, मध्य भारत और अफगानिस्तान में कांधार को जीत लिया। अगला है कि दक्षिण भारतीय अभियान के तहत अकबर ने अहमदनगर राज्य के विरुद्ध अभियान शुरू किया। नेक्स्ट फैक्ट है कि यह घेरा 8 साल तक चला, क्योंकि दक्षिण राज्यों ने मुगलों का विरोध करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। अगला प्रश्न है जिसमें कथन ए है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। तो यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें से ऑप्शन सी सत्य है, कि ए सत्य है और आर असत्य है। यानी कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, ये कथन सत्य है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी का नियमों का पालन किया गया, ये कथन गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। औरंगजेब उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने सभी भाइयों को सफलतापूर्वक पराजित कर राज सिंहासन पर बैठा। अतः जो कारण आर गलत है, क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र नहीं था।
अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर हमें सही कथन को बताना है कि उत्तर कौन सा सही है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन जो है सही है। पहला है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमज़ोर थे, ये सही है। दूसरा है कि उस समय बुंदेलखंड, रुहेलखंड आदि लगातार विद्रोह कर रहे थे। तीसरा है उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का विलासतापूर्ण जीवन रहा। एक्सप्लेनेशन में चर्चा करते हैं। तो उपर्युक्त तीनों कथन सही है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। इसका मुख्य कारण था औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमज़ोर शासक थे। इस समय बादशाहों के विरुद्ध विभिन्न विद्रोह होते रहते थे, जिसमें बुंदेलखंड, सिख, रुहेलखंड, इसमें अफगानों के विद्रोह निर्णायक रहे। अगला फैक्ट है कि उत्तरवर्ती मुगल बादशाहों का विलासतापूर्ण जीवन पतन का एक अन्य पक्ष था, यानी कि औरंगजेब के बाद जो राजा हुए वो अपने राजकाज पे ध्यान कम और विलासतापूर्ण जीवन पर अधिक समय व्यतीत करने लगे। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है कि खत्री और मालाबारी दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे, ये गलत है। बाकी बात भारत का व्यापारिक समुदाय जाति और धर्म पर आधारित नहीं था, ये मूल रूप से सही है। दूसरा, कोरोमंडल तट वस्त्र उत्पादन का केंद्र था, ये भी मूल रूप से सही है। तीसरा, बंगाल चावल तथा नफीस मलमल का निर्यात करता था, ये भी मूल रूप से सही है। अब चर्चा करते हैं खत्री और मालवारी के बारे में। तो 18वीं सदी में कोरोमंडल तट के पेटी और मालाबार के मुसलमान व्यापारी, जिसमें हिंदुस्तानी एवं अरब दोनों शामिल थे, दक्षिण भारत का प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि खत्री और मालाबारी दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे, ये नहीं होगा। होना क्या चाहिए था, कोरोमंडल तट के पेटी और मालाबार के मुसलमान, है ना, ये दो व्यापारिक समुदाय थे, जिसमें हिंदुस्तानी लोग भी थे और अरब के लोग भी शामिल थे। ये दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे। अगला प्रश्न है कि मुगल उत्तराधिकारियों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ी गई लड़ाइयों को काल क्रमानुसार लगाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को सही बोला गया है कि धर्मट की लड़ाई हुआ, फिर शामूगर की लड़ाई और अंत में देवराय की लड़ाई यहाँ पर सही है। एक्सप्लेनेशन में चर्चा करते हैं। तो धर्मट की लड़ाई 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ। शामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब विजय हुआ। ये लड़ाई कब लड़ा गया था, तो 29 मई 1658 ईस्वी में। देवराल की लड़ाई कब लड़ा गया था, तो मार्च 1659 ईस्वी में। इसमें पुनः औरंगजेब विजय हुआ। तो इन नामों को क्रमानुसार एक बार आप अवश्य देख लें, ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर हमें सही सुमेलित कौन से कथन है उसे बताना है। तो 1, 2, 3 तीनों को सही माना गया है। पहला है व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व करने वाला संबंधित कौन से होते थे तथ्य, तो नगर, सेठ या फिर अगुआ। दूसरा है सड़कों पर वसूला गया शुल्क क्या होता था, तो राहदारी। और तीसरा है जहाज बनाने का स्थल क्या कहलाता था, तो गोदी। एक्सप्लेनेशन में चर्चा करते हैं। तो मुगल काल में व्यापारियों के हर समुदाय का अपना एक नगर सेठ या अगुआ होता था, जो स्थानीय अधिकारियों से बात करता था। मुगल काल में सामान्य दर से चुंगी वसूल की जाती थी। सड़कों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क को राहदारी कहा जाता था। अगला फैक्ट है कि मुगल काल में नदियों और समुद्र तटों पर नावों के जरिए माल का परिवहन आज के अपेक्षा अधिक विकसित था, अतः इस जगह को गोदी कहा जाता था। अगला प्रश्न है मुगल काल में मुगल और सिखों के बीच हुए संघर्ष से संबंधित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है कि अकबर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। दूसरा, खुसरो की मदद करने के आरोप में शाहजहां ने अर्जुन देव व हरगोविंद को कैद में रखा था। तीसरा है इनका संघर्ष धार्मिक न होकर व्यक्तिगत व राजनीतिक था। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन बी सही है, दूसरा और तीसरा सही। एक्सप्लेनेशन में इसकी चर्चा करते हैं। तो अकबर सिख गुरुओं से बहुत प्रभावित था, उनसे मिलने अमृतसर जाया करता था, परंतु जहांगीर के समय दोनों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया, यानी कि सिख और मुगल में। फिर है जहांगीर ने आरोप लगाया कि अर्जुन देव ने शाहजहां खुसरो की मदद पैसे और प्रार्थना से की। उसने अर्जुन देव और उनके उत्तराधिकारी गुरु गोविंद को भी कुछ समय के लिए कैद में रखा। प्रश्न आ सकता है कि अर्जुन देव और उनके उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद को किसने कैद में रखा, तो इसका उत्तर होगा जहांगीर।
अगला फैक्ट है कि सिख और मुगल शासकों के बीच संघर्ष का कारण धार्मिक न होकर व्यक्तिगत और राजनीतिक था। तो ये भी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि सिख और मुगल शासकों के बीच जहांगीर काल में होने वाले संघर्ष का मूल कारण क्या था, धार्मिक था या फिर राजनीतिक था? तो उत्तर होगा राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण नहीं था। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 में है कि अकबर के समय सिख और मुगल संघर्ष आरंभ हुआ था, ये ऑप्शन गलत है। अकबर के समय सिख और मुगल के साथ दोस्ताना संबंध था। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन जमींदारों के संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए, इनमें कौन से कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन 1 सही है, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। पहला है, बहुत से जमींदारों को भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था, ये मूल रूप से सही है। इनकी अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी, ये भी मूल रूप से सही है। इनके स्थानीय नाम देशमुख, पाटिल आदि होते थे, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन गलत है कि किसानों से इनका अप्रत्यक्ष संबंध था, है ना, अप्रत्यक्ष संबंध नहीं होगा, प्रत्यक्ष संबंध होगा। तो मुगल काल में जमींदार भू राजस्व की उगाही करते थे, इन्हें बहुत सारे गांव में भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। अगला फैक्ट है कि जमींदारों, सरदारों और राजाओं की अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी, और जहां सेना रहती थी उस किले को गढ़ी कहा जाता था, है ना। तो याद रखें, गढ़ी किसे कहा जाता था? तो जहां पर जमींदार, सरदारों और राजाओं की सेनाएं रहती थी उस किले को ही गढ़ी कहा जाता था। अगला फैक्ट है कि मुगल काल में जमींदारों के स्थानीय नाम जैसे कि देशमुख, पाटिल, नायक आदि होते थे। फिर है कि जाति, कुल या कबीले के आधार पर जमींदार अपनी जमींदारियों में बसे किसानों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते थे, यानी ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते थे। ऑप्शन में दिया हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते थे, है ना, अप्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष होगा। कारण क्या? तो ये जो प्रथा थी, जमींदारी प्रथा, इसमें लगान वसूलने का कार्य जो पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदार लोग करते थे। तो स्वाभाविक है इस परिस्थिति में जमींदार जो होगा किसानों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होगा, जबकि जागीरदार जो होते थे वो प्रथा जो होती थी वंशानुगत नहीं होती थी, जबकि जमींदारों में ये प्रथा वंशानुगत चलता था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुगल कालीन भारत में मदद ए मास कहा जाता था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्वानों, उलेमाओं को दान में दी गई जमीन को। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है कि मुगल कालीन प्रशासन में विद्वानों, उलेमाओं आदि अन्य बहुत से पेशेवर लोगों को थोड़ी बहुत जमीन दान में दी जाती थी। ऐसे जमीनों को मुगल शब्दावली में मदद ए मास कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि 16वीं व 17वीं शताब्दी के पंचायत के मुखिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं ये बताना है। तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन सी है, जिसमें 2 और 3 को सही माना गया है कि पंचायत का मुखिया मुकदम कहलाता था। दूसरा है कि वह ग्राम लेखाओं के निर्माण के लिए जवाबदेह था। तो याद रखना है कि पंचायत का मुखिया का नाम क्या कहलाता था? तो मुकदम। पहला ऑप्शन गलत है कि यह पद अनुवांशिक होता था, वंशानुगत होता था, ये ऑप्शन गलत है। एक्सप्लेनेशन में इसकी चर्चा करते हैं। तो 16वीं व 17वीं शताब्दी में पंचायत का नेतृत्व एक मुखिया द्वारा किया जाता था, जिसे मुकदम या मंडल कहा जाता था। याद रखना है, मुकदम या मंडल। फिर है मुखिया को गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से चुना जाता था, यानी इनका चुनाव होता था। किसके द्वारा? तो बुजुर्गों के द्वारा। और इस चुनाव के बाद उन्हें जमींदार से इसकी मंजूरी लेनी पड़ती थी, यानी चुनाव के पश्चात इन्हें फिर से जमींदारों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। मुखिया का मुख्य कार्य गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में तैयार कराना था, और इससे पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था, यानी पटवारी का कार्य इस परिस्थिति में मुखिया को मदद करना होता था। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन साहित्य के संबंध में निम्न में कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर है, आलमगीरनामा औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों का विवरण प्रदान करता है। दूसरा है मुंतखब उल तवारीख अकबर के शासनकाल का एक ऐतिहासिक विवरण है। तीसरा है तुजुक ए बाबरी, इसमें बाबर ने प्रशासनिक संगठन एवं सैन्य रणनीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन सही है। आलमगीरनामा क्या है? तो औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों का विवरण है। मुंतखब उल तवारीख क्या है? तो ये अकबर के शासनकाल का एक ऐतिहासिक विवरण है। और तुजुक ए बाबरी क्या है? तो बाबर ने प्रशासनिक संगठन एवं सैन्य रणनीति की प्रमुख विशेषताओं का इसमें वर्णन किया है।
एक्सप्लेनेशन में इसी प्रश्न को देखते हैं। तो आलमगीरनामा की रचना मोहम्मद काजिया सिराजी ने की और इस कृति में उसने औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया। याद रखना है कि आलमगीरनामा की रचना किसने किया, तो उत्तर होगा मोहम्मद काजिया सिराजी। इसमें क्या है, तो औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्षों का उल्लेख है। क्वेश्चन में ऐसा भी दे देगा कि औरंगजेब के अंतिम शासन वर्षों का उल्लेख है, वो सही नहीं होगा। औरंगजेब के प्रारंभिक 10 वर्षों का उल्लेख है इसमें। फिर है मुंतखब उल तवारीख, इसके लेखक है बदायूनी। याद रखना है, मुंतखब उल तवारीख का रचनाकार कौन है, तो बदायूनी। इसमें अकबर के शासनकाल का इतिहास प्रस्तुत किया गया है ना। जो बदायूनी ने अपनी पुस्तक की रचना की है उसमें अकबर के शासनकाल का इतिहास है। अगला है बाबर ने तुजुक बाबरी लिखी। तो तुजुक बाबरी किसने लिखी, तो बाबर ने। इसका मुख्य सामग्री बाबर के शासनकाल के दौरान सैन्य रणनीति और प्रशासनिक संगठन से संबंधित है। प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में ऐसा कौन सा कार्य हुआ जिससे एक अच्छे प्रशासक के रूप में जाना जाता है। तो निम्नवत कथनों पर विचार करें। तो हमें यहाँ पर पुनः सही कथन को बताना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें से 1 और 3 को सही माना गया है। 1 में है उसने यानी कि अकबर ने युद्धबंदियों के जबरन धर्म परिवर्तन की प्रथा पर रोक लगाई और राजपूतों के साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया। तीसरा है कि उसने जजिया और तीर्थयात्री कर को समाप्त कर दिया, है ना। ये अकबर के शासनकाल में अच्छे प्रशासनिक कार्य थे। दूसरा ऑप्शन गलत है कि उसने राजस्व संग्रह के लिए एकता प्रणाली की शुरुआत की। ये ऑप्शन गलत है, इसकी चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम है कि पहले उसने तीर्थयात्री कर और युद्धबंदियों के जबरन धर्म परिवर्तन की प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसने राजपूतों के प्रति भी व्यापक धार्मिक उदारता की नीति का पालन किया। फिर है कि एकता प्रणाली कृषि कर की एक प्रथा थी जिसे इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में शुरू किया था। यह मुगल सल्तनत से इसका लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन में जो एकता प्रणाली, इस कारण से ये गलत हो गया। इसके बाद है कि 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जिसे कभी कभी गैर मुस्लिमों को अपमानित करने के लिए उलेमा द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से है अकबरकालीन शासन व्यवस्था से महत्वपूर्ण फैक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मुगल दरबार की मुख्य भाषा फारसी के संदर्भ में सही कथनों को चुनिए। तो यहाँ पर हमें सही कथन को बताना है। तो इसमें से ऑप्शन 1 और 3 जो है वो सही है। पहला है कि राजपरिवार के सदस्यों और दरबार में मौजूद कुलीन लोगों द्वारा बोली जाती थी। कौन सी भाषा, तो फारसी। फिर है कि स्थानीय मुहावरे और नई भाषा इनमें शामिल होने के बाद इसका भारतीयकरण हो गया और फारसी तथा हिंदी के मिलन से एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ। तो याद रखना है उर्दू का जन्म कैसे हुआ, तो फारसी भाषा और हिंदी भाषा के मिलने से, साथ ही इसमें मुहावरों के जुड़ाव होने के कारण। दूसरा ऑप्शन है जो गलत है ना। पहला तीसरा तो सही है। दूसरा है कि जहांगीर ने सतर्कतापूर्ण तरीके से फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा बना दिया। ये ऑप्शन गलत है, इसकी चर्चा करते हैं। तो फारसी राज दरबार की मुख्य भाषा बन जाने के कारण उन लोगों की प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ जिनकी फारसी भाषा अच्छी थी। दूसरा है कि राज परिवारों के सदस्यों और कुलीन लोगों द्वारा राज दरबार में फारसी ही बोली जाती थी, यानी कुलीन लोग जो है वो फारसी ही बोला करते थे। फिर है कि फारसी को मुगल दरबार की मुख्य भाषा अकबर ने बनाया था। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि जहांगीर, ये जहांगीर नहीं होगा, अकबर होगा। अकबर होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। फिर है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में फारसी का इस्तेमाल करने वाले लोग उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से आए थे और अलग अलग भारतीय भाषाएं बोलते थे। अगला फैक्ट है कि इसी तरह भारतीय लोकोक्तियों और मुहावरों को आत्मसात करके फारसी का भी भारतीयकरण हो गया और हिंदी तथा फारसी के मिलन से एक नई भाषा उर्दू का विकास हुआ। तो याद रखें उर्दू का जन्म कहाँ हुआ था, तो भारत में, है ना। लोग अक्सर ही लड़ा करते हैं उर्दू को लेकर के। अब यहाँ पे समझ में आई कि उर्दू का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका जन्म स्थान भारत है। गुस्सा नहीं करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यहाँ निर्देश में बताया गया है कि आगामी प्रश्न में दो वक्तव्य है, एक को कथन ए और तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को सावधानीपूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनें। तो देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पर कथन ए है, मुगल बादशाह को देवीय शक्ति का प्रतीक और विभिन्न मामलों पर देवीय सलाह का स्रोत भी माना जाता था। कारण जिन लोगों को फर-ए-इजदी मिली थी उस तालिका में बादशाह का नाम सबसे ऊपर था। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। तो सावधानीपूर्वक इसकी व्याख्या को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, तो मुगल बादशाह को देवी शक्ति के रूप में जाना जाता था और वह प्रजा के लिए देवी दिशा निर्देश का स्रोत था। वह उन लोगों को सूची में सर्वोपरि होता था जो फर-ए-इजदी प्राप्त करते थे, जिसका अर्थ था ईश्वर से प्रत्यक्ष आने वाला देवीय रोशनी, है ना। तो इस प्रकार से राजा को देवी शक्ति के रूप में माना जाता था। अगला प्रश्न है कि बैरम खां को इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर है ऑप्शन 1 और 2। पहला है कि उसने हुमायूं के 14 वर्ष तक फारस निर्वासन को समाप्त करने में सहायता की और सरहिंद के युद्ध में इब्राहिम शाह सूरी को परास्त किया। दूसरा है, शुरुआत के वर्षों में अकबर की देखभाल की। ये बैरम खां के बारे में बोला जा रहा है। तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा कहता है कि अकबर के खिलाफ विद्रोह में जहांगीर की सहायता की, जो कि सरासर गलत है। फिर है दीन-ए-इलाही का इन्होंने समर्थन किया, ये भी ऑप्शन गलत है। इसकी चर्चा करते हैं। तो शेरशाह सूरी ने चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया। फिर है हुमायूं भाग निकला एवं उसने 14 वर्ष अज्ञातवास में फारस में गुजारे। अगला फैक्ट है कि बैरम खां इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 14 वर्ष के अज्ञातवास के समय उसने हुमायूं की मदद की और उसी मदद में हुमायूं ने सरहिंद इब्राहिम शाह सूरी को पराजित किया। याद रखना है, बैरम खां की मदद से ही सरहिंद एवं इब्राहिम शाह सूरी को पराजित किया। किसने पराजित किया? तो हुमायूं ने। अगला है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद प्रारंभिक वर्षों में उसने अकबर की भी देखभाल की थी। तो इस प्रकार से दीन-ए-इलाही का समर्थन करना और ना करना बैरम खां के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि दीन-ए-इलाही जब शुरुआत किया गया था तो उससे पूर्व ही बैरम खां की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। संगीत के क्षेत्र में दो स्पष्ट काल दिखाई देते हैं, जिसमें अकबर के बाद के शासकों ने संगीत को प्रोत्साहन नहीं किया। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, अकबर ने फारसी को न्यायिक भाषा का दर्जा दिया। इसकी चर्चा हम लोग पूर्वोत्तर के प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में कर चुके हैं। दूसरा है, मुगल कालीन इमारतें अपनी संतुलन, ऊंचाई, भव्यता, चबूतरे का पर निर्माण, सौंदर्य और व्यवहारिक गुंबदों का प्रयोग, मेहराबों, चारबाग या बगीचे तथा वक्राकार वलरों के लिए भी जानी जाती है ना। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है, मुगल चित्रकला में शाही जीवन को मुख्य विषय के रूप में चित्रित किया गया है और इसमें मुख्य बल प्राकृतिक सुंदरता पर दिया जाता था। सामान्यतः धार्मिक विषयों की इसमें अनुपस्थिति रहती थी। तो याद रखना है, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसमें धार्मिक विषयों की उपस्थिति होती थी या नहीं, तो सामान्यतः नहीं होती थी, यानी एकाध ही चित्रण में इस तरह के चित्रण होते थे। ऑप्शन डी के बारे में चर्चा करते हैं। तो डी गलत है, क्योंकि शाहजहां गायन और वाद्य संगीत का शौकीन था। तो यहाँ पर जो कहता है कि अकबर के बाद के शासकों में संगीत को प्रोत्साहन नहीं किया, ये ऑप्शन गलत है। इसके बाद के शासकों ने भी संगीत को प्रोत्साहित किया था। इसी प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है कि उसके समय दो महान हिंदू संगीतज्ञ जगन्नाथ और जनार्दन भट्ट थे। तो याद रखना है जगन्नाथ के बारे में और जनार्दन भट्ट के बारे में। हालांकि यहाँ पर चर्चा किया गया है औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब एक कट्टरवादी था जो अपने दरबार में गायन को समाप्त कर दिया। तो गायन को समाप्त करने वाले राजा का नाम कौन था, उसे याद रखना है, तो औरंगजेब होगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के मंत्रालयों इस संदर्भ में समझा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें सही कथन को बताना है। इसमें 2 और 3 को सही माना गया है। 2 है कि मीर बख्शीश सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। तीसरा है कि सद्र न्यायिक और राजस्व मुक्त यानी कि इनाम अनुदान के लिए जिम्मेदार था। ये 2 ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, दीवान शाही प्रतिष्ठानों के विभाग की देखभाल करता था,
ये ऑप्शन गलत है। चर्चा करते हैं। तो अकबर ने मंत्रालयों के गठन की समस्या का समाधान करने के लिए उनका विभाजन किया था। ये 4 थे। मंत्रियों में सबसे अधिक शक्तिशाली वकील या वजीर होता था, जो राजस्व विभाग की अध्यक्षता करता था। याद रखना है, वकील या फिर वजीर क्या कार्य करता था, तो राजस्व विभाग की अध्यक्षता करने का कार्य करता था। फिर है अबुल फजल के अनुसार आय और व्यय विभाग के अध्यक्ष को वजीर कहा जाता था। वजीर किसे कहा जाता था, तो आय और व्यय विभाग के अध्यक्ष को। साथ ही साथ उसे दीवान भी कहते थे। याद रखना है कि आय और व्यय विभाग के अध्यक्ष को वजीर कहते थे या फिर उसे दीवान कहते थे। एक अन्य फैक्ट है कि सैन्य विभाग की अध्यक्षता मीर बख्शी के द्वारा की जाती थी। शाही प्रतिष्ठानों और शाही घरेलू रखरखाव मीर समान के अधीन रखे जाते थे। नेक्स्ट फैक्ट है कि न्यायिक और राजस्व मुक्त अनुदान इनाम विभाग सद्र के अधीन रखे जाते थे। तो न्याय और राजस्व मुक्त अनुदान विभाग जो था वो किसके अधीन रखे जाते थे, तो सद्र के अधीन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, आय और व्यय विभाग के जो अध्यक्ष होते थे उसे दीवान कहते थे, है ना। ये शाही प्रतिष्ठानों की देखभाल से इसका लेना देना नहीं है, ये कार्य करते थे आय और व्यय से इनका लेना देना था। जबकि शाही प्रतिष्ठानों के विभाग की देखभाल कौन करता था, तो उसका उत्तर होगा मीर समान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मुगलकालीन ग्रामीण व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है कि बंगाल में ग्रामीण स्तरों को अपनी सेवाओं के बदले में ग्रामीण समुदाय द्वारा दी गई भूमि को मीरास या वतन भी कहा जाता था। ये ऑप्शन गलत है। बाकी बात, किसान का अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत अधिकार था, ये मूल रूप से सही है। पंचायतों को जुर्माना लगाने और समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार थे, ये भी सही ऑप्शन है। जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नज़र रखना मुखिया की जिम्मेदारी थी, ये भी मूल रूप से सही ऑप्शन है। गलत का स्थान जो है ऑप्शन डी, इसकी चर्चा करते हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसे जमीन दस्तकारों की मीराम या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। उत्तर भारत में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। तो जो बंगाल का चर्चा यहाँ पर किया गया है, इस कारण से ये ऑप्शन गलत है ना, चूंकि बंगाल उत्तर भारत में है और ऐसी चर्चा उत्तर भारत के संदर्भ में कहीं नहीं मिलती है, इस कारण से ऑप्शन डी गलत है। प्रश्न है कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी के लेखन के मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहाँ मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता है। तो अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी के लेखन का मुख्य उद्देश्य यही था। इसी से संबंधित फैक्ट है कि 16वीं व 17वीं सदी के कृषि इतिहास को समझने के लिए आईने अकबरी जो है एक प्रमुख स्रोत है। यानी कि आईने अकबरी में मुगलकालीन कृषि पद्धति को भी दर्शाया गया है। तो ये था महत्वपूर्ण MCQ मुगलकालीन इतिहास से। रिमेनिंग MCQs की चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।